और अब खबरें तफसील से। हिंदू लड़की के मुसलमान लड़के के साथ रहने के मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दो बालिग आपसी रजामंदी से एक साथ रह सकते हैं। हिंदू लड़की को मुसलमान लड़के के साथ रहने की इजाजत मिल गई है। आपको बताते चलें कि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने मुंबई की बांद्रा कोर्ट में शादी की थी। जब लड़के के रिश्तेदारों को इस बात का पता चला तो वो लड़की को लेकर बनारस चले आए थे और लड़के के खिलाफ तब्दील मजहब से मुतालिक कोर्ट में बयान देने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद मुस्लिम लड़के की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट ने पहले लड़की का बयान दर्ज कराया, जिसमें लड़की ने मुस्लिम लड़के से कोर्ट और पुलिस के सामने शादी करने की बात कही, जिस पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आपसी रजामंदी से हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के को एक साथ रहने की इजाजत दे दी। दोनों ने लव मैरिज की थी इसमें, और फिर लव मैरिज करने के बाद में लड़की के माता पिता द्वारा लड़की को बंदी बनाकर अपने घर में रखा था और मारपीट की जा रही थी लड़की के साथ। और इससे व्यथित होकर लड़के के द्वारा हैवियस कॉर्पस दायर की गई थी। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि लड़की को उसके माता पिता के कब्जे से अलग किया जाए और लड़की की सहमति के आधार पर जब वो लड़की जहाँ जाना चाहती है वहाँ पे उसको सौंपा जाए। फिर लड़की के उसमें कंसेंट पूछी गई। कंसेंट के आधार पर लड़की ने बोला कि हम मेजर हैं, 20 साल की लड़की की आयु है। 20 साल के बाद उसमें कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया कि मेजर है लड़की और लड़की अपने पति के साथ रहना चाहती है, पति के साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने उसके संज्ञान में लेते हुए मैटर को उसको पति के साथ जाने के लिए एग्री हुई। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे 2 तलबा को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कंप्यूटिंग पर ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से बेहतरीन पेपर के अवार्ड से सरफराज किया गया है। जाहिद हुसैन और अफरा अदलीब ने तहकीकी मकाला लिखा है, जिसमें सीटी स्कैन और सीने के एक्सरे जैसे मुतअद्दिद तस्वीर की मदद से कोविड की तशखीस में गहरी तालीम पर रोशनी डाली है। इन तलबा के मुताबिक मकाले में तजवीज़ करदा मॉडल दीगर दस्तयाब DL मॉडल्स की कारकर्दगी से मेल रखता है और CXR इमेजेस के जरिए खुदकार कोविड तशखीस के लिए सबसे हल्के वजन वाले हाई परफॉर्मेंस मॉडलों में से एक है। यह मॉडल RT-PCR के मुकाबले कम खर्चीला और तेज़ रफ्तार तशखीस में मददगार है। हमारा पेपर क्या करता है, देयर इज़ अ फील्ड मतलब मशीन लर्निंग की, तो हमने थ्रू डेटा स्क्रैपिंग बहुत सारा डेटा सेट कलेक्ट किया ऑफ चेस्ट एक्सरे इमेजेस। एंड डेटा सेट में 4 तरीके की इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस हैं, विच इज़ वायरल निमोनिया, लंगोपैसिटी, नॉर्मल एंड कोविड-19। सो हमने इस डेटा सेट को अपने मॉडल पे ट्रेन किया और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है विद 93% एक्यूरेसी कि पेशेंट को कोविड-19 पॉजिटिव वो है या नहीं है। एंड सो इस पेपर के लिए ही वी गॉट द बेस्ट पेपर अवार्ड इन IEEE कॉन्फ्रेंस ICOCO। तो हमारा मॉडल 93% एक्यूरेट है और ये वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट मॉडल है। अगर आप बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में देखें तो इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 2% कम है। बाकी मॉडल्स बहुत हैवी वेट हैं और सिर्फ 95% एक्यूरेसी उनकी है। हमारा मॉडल 93% एक्यूरेट है और इसका पैरामीटर काउंट सिर्फ 75,000 है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट मॉडल आप कह सकते हैं इसका। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम इसे आराम से इसे कोई वेब ऐप मतलब वेबसाइट या फिर कोई मोबाइल ऐप बना के इसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपना चेस्ट एक्सरे इमेज अपलोड करे और अपना डायग्नोसिस निकाल सकता है वो इजीली। और आगे बढ़ते हैं। मुंबई के हज हाउस में जारी IAS कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की नशिस्तों को कम करने और सीनियर तलबा को निकालने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली के एक वफ्द ने मरकजी हज कमेटी के CEO से मुलाकात की। एक रिपोर्ट देखी। मरकजी हज कमेटी के CEO मोहम्मद याकूब शेख पर इल्जाम है कि उन्होंने हज हाउस में चलने वाली UPSC कोचिंग सेंटर की नशिस्तें 200 से घटाकर 100 कर दी हैं।
इसी के साथ इन्होंने यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सीनियर तलबा को भी आनन फानन निकाल दिया। इस मामले को लेकर कई अराकीन पार्लियामेंट और असेंबली ने मुख्तार अब्बास नकवी को खत रवाना करते हुए नशिस्तों को बहाल करने का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने सीईओ से मुलाकात करते हुए मामले को हल करने का मुतालबा किया। जो यहाँ का कोटा था 200 समझते थे हम लोग, लेकिन ऑफिशियली 200 नहीं था, 100 ही था। इसके पहले जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने अपना पावर यूज़ करते हुए 200 लोगों को यहाँ पे एडमिट किया था। लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया इनसे और इन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है मिनिस्टर साहब को, मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, और हम लोग खुद भी जाएंगे उनके पास। साहब, अब जो पहले कम एप्लीकेशंस आते थे तो आपने 100 रखा था, अब एप्लीकेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जिस प्रोपोर्शन में एप्लीकेशन बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे एडमिशन भी IAS IPS बच्चों का होना चाहिए। तो इस वक्त शहर में है, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है, उनको अकोमोडेट किया जाए। दूसरा कि डिटेल पॉलिसी बनाई जाए ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि एम्बिग्यूटी रहे कि भाई क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, हम चाहते हैं कि 2009 में जब ये कोर्स चालू हुआ था तो 3 लाख लोग अप्लाई करते थे, आज 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो हमारी मांग सरकार से है कि ये 200 सीट ही नहीं, जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़े तब ये सीटों को बढ़ाया जाए, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। मरकजी हज कमेटी के साबिक सीईओ मकसूद अहमद खान ने मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की इजाजत के बगैर 100 नशिस्तों को 200 तक बढ़ा दिया था। मौजूदा सीईओ का कहना है कि नशिस्तें बढ़ाने के लिए इन्होंने मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर को खत लिखकर इजाजत तलब की है। मरकज से इजाजत मिलने पर सीटों को बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो अपनी बातें रखी उनमें मोटा मोटी ये था कि साहब जो सीट्स हैं उन्हें बढ़ाया जाए। उन्हें इस बात से हमने इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ जो 100 सीट्स हैं उसमें एडमिशन भी हो गया, क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा इदारा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनकी डिमांड थी कि आप इसे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और इस सिलसिले में हम उनको बताया कि हमने पिछले सप्ताह ही मंत्रालय को इसके रिगार्ड में एक चिट्ठी लिखी है और होपफुली कि वो हो जाना चाहिए। हज हाउस में 100 नशिस्तों में 50 के अखराजात हज कमेटी बर्दाश्त करती है और 50 नशिस्तों के अखराजात सेंट्रल वक्फ काउंसिल बर्दाश्त करती है। मजीद 100 नशिस्तें बढ़ाने का मामला मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत के सुपुर्द है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से महिउद्दीन की रिपोर्ट। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स की परचम कुशाई हो चुकी है और दुनिया भर से अकीदतमंदों का हुजूम ख्वाजा के दरबार में पहुंच रहा है। वहीं ख्वाजा के इस मेले में मलंगों और कलंदरों की अपनी अलग ही शान होती है। जज्ब की कैफियत में झूमते ये मलंग पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआ करते हैं। देखिए अजमेर से तनवीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। ख्वाजा के इस मेले में मस्त मलंगों और कलंदरों का भी अहम रोल होता है। ये मलंग किसी मजहब के नहीं होते। इन मलंगों का काम है जहाँ भी बुजुर्गान दीन के उर्स होते हैं वहीं ये अपना डेरा डाल देते हैं। मलंग और कलंदर सभी जगह जाकर लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देते हैं। मलंगों की ये जमात दिल्ली के महरौली शरीफ से पैदल चलकर अजमेर पहुंची है। यहाँ पहुंचने पर दरगाह कमेटी और अंजुमन इनका इस्तकबाल करके इनके रहने और खाने पीने का इंतजाम करती है। पैगाम ख्वाजा गरीब नवाज से पैगाम तो यही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे कौमी एकता बनी रहे और जो कोरोना वायरस की बीमारी है मेरे ख्वाजा उस बीमारी को भारत से भगा देवे, दुआ करते हुए और भारत में जितने बीमार है उनकी भी सरकार बीमारी दुखी दूर कर दे और बे औलाद है उनको साहिब औलाद अता फरमा देवे। परेशान है ख्वाजा के सच्चे में उनकी परेशानियां दूर कर दे और जितने पलंग चढ़ी लेके दीवाने मस्ताने आए हैं, दीवाने मस्ताने आए हैं और चाहने वाले आशिक आए हैं, ख्वाजा सबकी मुरादें पूरी करे। ये दुआ है हिंदुस्तान की सरजमी पे कौमी एकता बनी रहे सरकार, और कुछ नहीं चाहिए। आपके दर पे भीख मांगते हैं, आपके दर पे दुआ करते हैं, हाजतें हम सबकी कबूल कीजिए सरकार। पीर के सदके में, अपने पीर के सदके में, 4 पीर 14 खानवादे के सदके में, हजरत अली के सदके में हम सबकी दुआ कबूल अता फरमाए। सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गरीब नवाज के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद।
और मैं ये सर्वधर्म एकता समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो छड़ियाँ लेकर आते हैं दिल्ली से पैदल कलंदर फ़कीर, वही जो है गरीब नवाज़ के उर्स का पैगाम और एकता का पैगाम लेकर आते हैं कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज़ के उर्स शुरू हो रहे हैं। तो वो तमाम जो लोग हैं आज अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं और आज ही हमने उनकी दस्तारबंदी की है और उनको हार पहना के उनका स्वागत किया है और उनका वेलकम किया है। इसकी ख़ास वजह है कि ये ख़ास मेहमान यही हैं जो गरीब नवाज़ का पैगाम आज तक पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं और फैला रहे हैं। और सर्वधर्म एकता समिति इनके लिए पूरी जिम्मेदारी लेती है। अजमेर दिल्ली से जब रवाना होते हैं तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक कि दिल्ली, चंदवा जी, किशनगढ़, अजमेर और अजमेर में जो इनका स्टे होता है 10 दिन का, वो तमाम जिम्मेदारियाँ और उनकी तमाम जो खिदमत है, लंगर है, भंडारे हैं, मेडिकल है, किसी का देहांत हो जाए, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो तमाम जिम्मेदारियाँ सर्वधर्म एकता समिति बखूबी अपनी पूरी टीम के साथ निभा रही है। और दुआ करूँगा कि ये खिदमत हमेशा हम लोग करते रहें और ये नसीब की बात है, ये खुशकिस्मती की बात है कि हमको ये खिदमत का मौका मिला है और हम ये खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ख्वाजा के दर पर आए ये मलंग बस यही दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया अमन और आशिकी का गहवारा बन जाए। अजमेर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तनवीर हुसैन की रिपोर्ट। और अजमेर में दरगाह बाजार में आज समाजी कारकुनों की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। 810वें उर्स के मौके पर यह मुहिम चलाई गई। समाजी कमेटियों की जानिब से दरगाह के बाहर दरगाह मार्केट में झाड़ू लगाकर सफाई के प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस दौरान ज़ायरीन को मास्क और सैनिटाइजर के ताल्लुक से जानकारी भी दी गई और लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। आज गरीब नवाज के उर्स के इस पावन मौके पर हमारी सामाजिक समन्वय जो संस्था है उसके प्रमुख श्री पीके श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में दरगाह के सामने एक सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत हम सफाइयाँ कर रहे हैं और सभी जायरीनों से भी हम एक गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर जो भी आए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी के सामाजिक समन्वय संस्था के तत्वाधान में जिसके प्रमुख हमारे पीके श्रीवास्तव जी हैं, उनके अनुसार यहाँ पर ये सफाई का कार्यक्रम रखा गया है। इस उपलक्ष्य में हमारे पार्षद नरेश जी सारवान पधारे हैं, रंजीत भाई पधारे हैं। ये सब हम नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं लगभग यहाँ आकर के और सफाई अभियान का एक हिस्सा बने हैं। इलाहाबाद में क्यों हुई कांग्रेस कारकुनों और पुलिस में झड़प, ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। इलाहाबाद में मरकजी बजट के खिलाफ एहतजाज कर रहे कांग्रेसी कारकुनान और पुलिस के दरमियान जमकर हाथापाई हुई। कांग्रेस के मकामी लीडर हसीब अहमद की क़यादत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मरकजी हुकूमत के बजट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाज करने वाले कारकुनान ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुतला नजर आतिश करने की कोशिश के दौरान कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के दरमियान काफी देर तक हाथापाई होती रही। और मरकज के सालाना बजट पर कर्नाटक अक़लियती कमीशन ने मोदी हुकूमत की पीठ थपथपाई है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने कल पेश हुए बजट में अक़लियतों का मुकम्मल ख्याल रखा है। दूसरी जानिब बेंगलुरु में कांग्रेस के नुमाइंदा BS रफ़ीउल्लाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अक़लियतों के साथ मजाक किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की साबिका हुकूमत में अक़लियतों के लिए 3200 करोड़ रुपए दिए गए थे। आज पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के लिए सिर्फ 5020 करोड़ रुपए दिए गए हैं। माइनॉरिटीज का जहां तक सवाल है, 2021 और 22 में 4810 करोड़ रुपीस माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए दिया गया था। उसके बाद में रिवाइज स्कीम जब आई तो 4346 करोड़ दिए गए और इस बार जो है 5020 करोड़ का बजट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 670.4 करोड़ रुपए ज्यादा दिया गया है। कहीं भी माइनॉरिटीज को अखीर नहीं समझे, माइनॉरिटीज की फिक्र इस सरकार को भी है
और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1425 करोड़ रुपये ये जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रखा गया है और 515 करोड़ रुपये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रखी गई है। आज हमको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक एजुकेशन की और दूसरा हेल्थ की। एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से 1,04,277 करोड़ जो है एजुकेशन के लिए रखा गया है। नहीं, ये हुकूमत ही नाकारी है और अक़लियतों के लिए इस हुकूमत से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे हिंदुस्तान के लिए 5,000 करोड़ रुपये बजट दिया है, जबकि कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में 3,200 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि एक सिर्फ कर्नाटक के लिए 3,200 हम लोग देख चुके हैं और ये हिंदुस्तान के लिए 5,200। तो ऐसी हुकूमत से क्या उम्मीद कर सकते हैं अक़लियत? ये सिर्फ मस्जिद तोड़ना, मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना और बेरोज़गारी के ऊपर काम करना, यही इनका काम है। उर्दू के मारूफ शायर राजेश रेड्डी की बेंगलुरु आमद पर अदबी नशिस्त मुनक़िद हुई। मारूफ ड्रामा निगार ज़फ़र महिउद्दीन की जानिब से मुनक़िदा इस नशिस्त में ये पैगाम दिया गया कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू के शायरों और अदीबों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो समाज में नफ़रत, फ़िरक़ा परस्ती के माहौल को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। अपने कलाम के ज़रिए भाईचारे, अमन और इत्तेहाद को आम करें। मुंबई में आए राजेश रेड्डी ने अपना कलाम पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। तुम ये हो, मैं ये हूँ, तो मैं और तुम का जो चक्कर है, यही सब दूरियां है ना, इन्हीं से हम लोग आपस में एक नहीं हो पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे या दूरी बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक छोटी बहर का एक शेर है, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। तो अगर हम इंसान को मानने लगेंगे, इंसान को पढ़ने लगेंगे, तो ये हमें, मैं इनको मुसलमान मानना छोड़ दूंगा, ये मुझे हिंदू मानना छोड़ देंगे। हम नहीं मानते। मैं एक आम बात की बात कर रहा हूँ कि ये अगर हम ये बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने ये शेर को जिया है, इसलिए हम साथ बैठे हैं, इसलिए हम मौका ढूंढते कि कब साथ बैठे कि गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। इंसान के मसावत की बात करते हैं वो, उनके अशार जो है नहीं किसी तफरीक की बात नहीं करते। इंसानों में अलग अलग आप जो है नहीं जो ये बना लिए हैं, मतलब ज़ात और पात, इसके ख़िलाफ़ लिखते हैं वो हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। और अगर ये हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी फिर से जो है नहीं चहकने लगेगा। ये अगर कोई ऐसा सोचता है उर्दू, क्योंकि मैंने इस पर एक ड्रामा भी लिखा था कि कोई ज़ुबान किसी मज़हब से जुड़ ही नहीं सकती। मज़हब, ज़बान का संबंध इलाके से है, मज़हब से नहीं है। मज़हब आपकी बिलीफ है, आपका ईमान है। ईमान से ज़बान कैसे जुड़ेगी बताइए आप? अगर ऐसा होता तो पूरे क्रिश्चियन की एक ज़बान हो जाती आज पूरी दुनिया में ना, या फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों की एक ज़बान हो जाती। ऐसा नहीं है, ज़बान सबकी है। तो राजेश रेड्डी जैसे शायर आए तो लोगों को लगेगा कि जिस एक ज़बान पर आप एक मोहर लगाते हैं तो लगेगा कि नहीं, ये गलत है। किसी भी ज़बान पर मोहर नहीं लगाई जा सकती, ना उर्दू पर लगाई जा सकती। कर्नाटक के रायचूर के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के इंतजामिया के मुताबिक जॉब मेले में तकरीबन 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हैदराबाद के इंटेलेक्शिया सॉल्यूशन इदारे की जानिब से तकरीबन 200 तलबा का इंतखाब किया गया। इंटेलेक्शिया सॉल्यूशन के नुमाइंदों ने बताया कि इदारे की जानिब से हैदराबाद, कर्नाटक, गुलबर्गा, बीदर और मानवी शहरों में भी जॉब मेलों का इनेकाद किया गया है। एक रूरल एम्प्लॉयमेंट का मिशन हम ड्राइव कर रहे हैं 2022 में। हम करीब, हमारा कोशिश है कि करीबन 2000 से ज़्यादा ऑफ़र्स हम रिलीज़ करें ये साल। ये अगले 6 महीने में हम करीबन 1500 ऑफ़र्स रिलीज़ करने का एक मिशन में हम निकले हुए हैं। मेन मोटिवेशन यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना, ये मोटिवेशन है। ये इन लोगों को जॉब दिलाने की जिम्मेदारी है। ये 300 मेंबर्स आए तो उसमें से अलहमदिल्ला 200 सेलेक्ट हुए, 200 एंड 220 तक सेलेक्ट हुए। इससे हमारा कॉलेज से 200 कैंडिडेट्स सिलेक्शन हो गए। तो सिलेक्शन वालों को रूरल बेल्ट वालों को सिलेक्शन और तो अपार्टमेंट देने का वो हैदराबाद से कंपनी से आ गए। वो कंपनी से यार हमारे बच्चों वालों को जरूर हमको बेनिफिट होता है, इसलिए हमारे कॉलेज में अरेंजमेंट करें।
केसीआर ने मुल्क में तब्दीली के लिए नए इनकलाब की जरूरत जाहिर की। तेलंगाना के सीएम ने साथ ही ये भी कहा कि मौजूदा सिस्टम और माहौल में तब्दीली मुमकिन नहीं है। टीआरएस सरबराह ने तब्दीली के लिए नई सोच, नई दिशा और नए आइन का नारा दिया। उन्होंने आइन में तब्दीली पर जोर दिया है। जब कभी जरूरत पड़ता है रिएक्ट होता है, खामोश नहीं बैठता, और वो रिएक्ट होने का वक्त आ रहा है। Nothing will change in this present setup. And that's why I'm... Hear me, don't be impatient. We need to draft a new constitution of India. Yes. I firmly believe so many nations, wherever they felt it is necessary, they have rewritten their constitutions. Yes, they have brought in new constitutions. Now there is a need in this country to pursue a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान, यही हमारा नारा होगा। यस, यू वेट एंड सी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने असदुद्दीन ओवैसी की सताइश की। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों का चेहरा करार दिया और उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना का सपूत मुल्क भर में चमकता है तो इसमें किसी को एतराज क्यों करना चाहिए। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी समझा आपने। हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें, क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।